इतिहास की सबसे भयंकर समुद्री आपदाओं की जब भी बात होती है तो टाइटैनिक का नाम सबसे पहले आता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम सिर्फ बर्फ के उस पहाड़ की बात नहीं करेंगे जिससे ये जहाज टकराया था, बल्कि हम उन भयानक डिजाइन की खामियों और इंसान की उस अति आत्मविश्वास को करीब से देखेंगे जिन्होंने मिलकर इस पूरी तबाही की पटकथा लिखी। जरा सोचिए, व्यावहारिक रूप से न डूबने वाला शिपबिल्डर मैगजीन का ये अति आत्मविश्वास से भरा दावा दरअसल उस समय की सोच को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। ये कोई मामूली विज्ञापन नहीं था, बल्कि एक ऐसा बड़ा भ्रम था जिस पर जहाज बनाने वालों से लेकर उस पर सफर करने वालों तक हर किसी ने आंख मूंदकर भरोसा कर लिया था। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इस कभी न डूबने वाले मिथक की सच्चाई, जहाज की जानलेवा डिजाइन खामियों, समंदर के बीच दिखाए गए अहंकार और इस पूरी तबाही के नतीजों को बारीकी से समझेंगे और हाँ, इससे मिलने वाली सीख पर भी गौर करेंगे। चलिए, सबसे पहले इस न डूबने वाले मिथक की जड़ तक पहुंचते हैं। टाइटैनिक के इस विशाल आकार और इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए उस जबरदस्त कॉर्पोरेट प्रेशर को समझना बहुत जरूरी है जो उस दौर में हावी था। 20वीं सदी की शुरुआत में समुद्री यात्रा के बिजनेस में एक भयंकर जंग चल रही थी। एक तरफ थी व्हाइट स्टार लाइन और दूसरी तरफ उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कुन्नार्ड लाइन। कुन्नार्ड के पास मॉरिटेनिया जैसा जहाज था जिसने स्पीड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अब इसी तगड़े कंपटीशन ने व्हाइट स्टार के एग्जीक्यूटिव जे ब्रूस इस्मे को दुनिया की सबसे बड़ी और भव्य चीज बनाने के लिए पुश किया। स्पीड में कुन्नार्ड को हराने के बजाय उन्होंने ओलंपिक क्लास के 882 फुट के विशाल जहाजों पर फोकस किया, जहां सिर्फ और सिर्फ बेजोड़ आकार और अत्यधिक विलासिता पर जोर था। लेकिन इस चकाचौंध और विलासिता के पीछे कुछ ऐसी बुनियादी ढांचागत कमजोरियां छिप गई थी जो आगे चलकर जानलेवा साबित हुई। टाइटैनिक के निचले हिस्से को देखिए। यहाँ 15 वाटर टाइट डिब्बे बनाए गए थे। इन्हें ब्रिज से सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्विच दबाकर बंद किया जा सकता था ताकि बाढ़ को रोका जा सके। सुनने में तो ये तकनीक कमाल की लगती है ना। इसी ने तो वो जबरदस्त भ्रम पैदा किया था कि ये जहाज किसी भी हाल में डूब ही नहीं सकता। लेकिन सच तो ये है कि इन डिब्बों के डिजाइन में एक बहुत बड़ी और विनाशकारी कमी छोड़ दी गई थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इन डिब्बों को अलग करने वाली जो दीवारें थीं, जिन्हें बल्कहेड कहते हैं, वो जल स्तर से कुछ ही फीट ऊपर तक थीं। तो हुआ ये कि जब टक्कर के बाद जहाज का अगला हिस्सा नीचे की तरफ झुका तो समंदर का पानी बड़ी आसानी से उन छोटी दीवारों के ऊपर से छलकने लगा। इसे बिल्कुल एक आइस ट्रे की तरह समझ सकते हैं। जब आप उसे एक तरफ झुकाते हैं तो पानी एक खाने से निकलकर दूसरे में भरने लगता है। बस इसी एक भयंकर डिजाइन की खामी ने जहाज का डूबना 100% तय कर दिया था। अब अगर डिजाइन की इस भयानक चूक में एक और चीज जोड़ दें तो वो थी लाइफबोट्स की भारी कमी। 3300 लोगों की कुल क्षमता वाले इस विशाल जहाज पर सिर्फ 16 नॉर्मल लाइफबोट्स और 4 फोल्ड होने वाली नावें थीं। मतलब कुल मिलाकर सिर्फ 1178 सीटें। सिंपल सा गणित है, जहाज पर सवार लगभग 2/3 लोगों के पास बचने का कोई चांस ही नहीं था। हैरानी की बात तो ये है कि ये पुराने ब्रिटिश नियमों के हिसाब से तो ठीक था, लेकिन इतने विशाल जहाज की हकीकत को देखते हुए ये पूरी तरह से नाकाफी था। खराब डिजाइन तो बस एक हिस्सा था। अब जरा देखते हैं कि कैसे ये डिजाइन फेलियर जहाज चलाने वालों के अहंकार और उनकी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों के साथ मिलकर और भी खतरनाक बन गया। सीनेट की सुनवाई के जो दस्तावेज हैं, उनमें एक बहुत ही हैरान करने वाली बात दर्ज है। एक यात्री थी एलिजाबेथ लाइन्स। उन्होंने व्हाइट स्टार लाइन के मैनेजिंग डायरेक्टर जे ब्रूस इस्मे को ये कहते सुना था, हम ओलंपिक को पीछे छोड़ देंगे और मंगलवार को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। मतलब लगातार मिल रही हिमखंडों की चेतावनियों के बावजूद इसमें सिर्फ पब्लिक और प्रेस को इम्प्रेस करने के लिए जहाज को तय समय से एक दिन पहले पहुंचाने का भारी दबाव बना रहे थे। इस लापरवाही की एक और खौफनाक गवाही दी एमिली रायरसन ने, जो इस हादसे में बच गई थी। ये बात वाकई रोंगटे खड़े कर देती है कि हाथ में आइसबर्ग की चेतावनी होने के बावजूद लीडरशिप का पूरा फोकस सिर्फ स्पीड और दिखावे पर था, बुनियादी सुरक्षा पर नहीं। बर्फीले रास्तों पर जहाज की स्पीड कम करने के बजाय वे लोग अतिरिक्त बॉयलर चालू कर रहे थे ताकि और तेज चल सके। ये सच में एक आत्मघाती फैसला था। और सबसे ताज्जुब की बात देखिए, ये अहंकार इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी कम नहीं हुआ। जांच के दौरान इस्मी की गवाही से ये साफ झलकता है। उन्होंने अपनी जल्दबाजी या क्रू की लापरवाही मानने के बजाय सारा ठीकरा उस कोण या दिशा पर फोड़ दिया जिससे जहाज आइसबर्ग से टकराया था। ये उस हठ और अति आत्मविश्वास का एकदम सटीक उदाहरण है जिसने सुरक्षा प्रोटोकॉल की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी थी। कम ऊंचाई वाले बल्कहेड्स, लाइफबोट्स की कमी और बिना सोचे समझे फुल स्पीड में भागना, इन सब ने मिलकर 14 अप्रैल की रात को वो तबाही मचाई जिसे टाला जाना अब नामुमकिन था।
टाइमलाइन पर नजर डालें तो रात 11:30 बजे जब तक लुकआउट ने उस विशाल हिमखंड को देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज मुड़ने की कोशिश में हिमखंड से रगड़ता हुआ आगे निकला और पानी के नीचे वाले हिस्से में एक गहरा कट लग गया। इसके बाद जो निकासी का काम शुरू हुआ वो बेहद अव्यवस्थित था और महज 3 घंटे से भी कम समय में रात 2:20 पर दुनिया का सबसे उन्नत जहाज अटलांटिक के उस जमा देने वाले पानी में हमेशा हमेशा के लिए समा गया। अब ये जो इवैक्यूएशन या लोगों को निकालने की प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से एक अराजक और दर्दनाक विफलता साबित हुई। महिलाएं और बच्चे पहले वाले नियम को इतने अजीब और सख्त तरीके से फॉलो किया गया कि अगर आसपास कोई महिला नहीं है तो वो नावों को खाली ही पानी में उतार रहे थे। जरा कल्पना कीजिए, 65 लोगों की क्षमता वाली नाव में सिर्फ 28 लोग। कोई सही व्यवस्था नहीं थी जिसकी वजह से बहुत से कमजोर यात्री तो डेक तक पहुंच ही नहीं पाए। और आखिर में जब मौत सामने दिखी तो हताश पुरुषों ने बची खुची नावों पर कब्जा करने की कोशिश की, जिससे भयानक अफरा-तफरी मच गई। इस पूरी अव्यवस्था की कीमत 1517 लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। इतनी बड़ी तबाही के बाद दुनिया को मजबूरी में सीमित दय्यता कानूनों, समाज में फैले वर्ग भेद और इस बेतहाशा तकनीकी अहंकार के कड़वे सच का सामना करना पड़ा। हादसे के बाद जो क्लेम किए गए उनके दस्तावेजों को अगर हम देखें तो जहाज पर मौजूद अमीर गरीब का फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ प्रथम श्रेणी की एक महिला थी जिन्होंने अपने सामान के नुकसान के लिए $1,77,000 से भी ज्यादा का दावा किया, और वहीं तीसरी श्रेणी के एक यात्री का दावा था महज $12.5 का। लेकिन सबसे बड़ा मजाक तो व्हाइट स्टार लाइन ने किया, जिन्होंने 1891 के एक पुराने कानून का सहारा लेकर इतनी भयंकर आपदा के लिए अपनी कुल देनदारी को सिर्फ $91,000 तक सीमित करने की बेशर्म कोशिश की। इतिहासकार आज भी टाइटैनिक की तुलना अक्सर 1986 में हुए स्पेस शटल चैलेंजर हादसे से करते हैं। इन दोनों ही घटनाओं में एक बात बहुत समान है। दुनिया की सबसे उन्नत और कभी फेल न होने वाली मानी जाने वाली तकनीक इंसानी गलतियों, अति आत्मविश्वास और खराब फैसलों के आगे पूरी तरह से बेबस नजर आई। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान का अहंकार किसी भी बड़ी से बड़ी मशीन या तकनीक को बर्बाद कर सकता है। तो ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हमारे आज के इस आधुनिक समाज ने वास्तव में तकनीक के इस कभी फेल न होने वाले भ्रम और उसके खतरों से कोई सबक लिया है? या फिर आज के इस अत्याधुनिक दौर में भी हम उसी जानलेवा ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हैं? कहीं हम अनजाने में ही सही किसी नए टाइटैनिक को तो तैयार नहीं कर रहे? इस गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं।